नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज़ चैनल। बिहार में चुनाव के बिगुल बज गए हैं। 2 चरण में बिहार में चुनाव होने हैं 6 और 11 नवंबर को। इसी चुनाव के दौर में हम बरबीघा विधानसभा से भावी प्रत्याशी शिव कुमार जी हैं। इनसे चर्चा करते हैं कि अभी जो चुनाव होना है उसमें इनकी जो चुनाव है, चुनाव की इनकी रणनीति क्या है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बरबीघा में कई लोग चुनाव लड़ेंगे। बरबीघा के लोग आपको ही पसंद करें, इसके लिए आपने क्या योजना बनाई? देखिए, सबका अपना अपना एजेंडा होता है। बरबीघा जो है पिछले अनेक सालों से उपेक्षित रहा है। श्री बाबू की धरती है और बिहार में काफ़ी लंबे समय तक श्री बाबू ने अपना नेतृत्व दिया। अब पुराने विकास के जो भी चिन्ह दिखते हैं वो उनका ही देन है। और आप समझ लीजिए कि छोटी सी छोटी जगह को अनुमंडल बना दिया है इस सरकार ने। लेकिन बरबीघा चूँकि श्री बाबू की धरती है, इसलिए जानबूझ करके इसकी उपेक्षा सरकार ने की है। लालू राबड़ी से लेकर के नीतीश जी तक यह मांग हमारी उठती रही है, लेकिन इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। श्री बाबू ने इस इलाके को नहर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ के किसानों में खुशहाली आई थी। आज नहर का बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। 7 पंचायत बरबीघा में है, इसमें तो पानी जाता ही नहीं नहर का। आप समझ जाइए, बीच में खुदाई के नाम पर सरकार से पैसा लिया और चट्टा बट्टा करके सब खा जाने का काम किया। तो उतना ही नहीं, और भी अनेक सब बरबीघा में श्री बाबू के नाम पर कॉलेज है। उस दुर्दशा में जी रहा कॉलेज। न सब फैकल्टी में प्रोफेसर है, न और शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं कि कॉलेज ठीक ढंग से चले, ऐसा कुछ है नहीं। तो अनेक तरह से पिछले दिनों अनेक जगह आप सुना, पॉलिटेक्निक खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, IIT खुला, लेकिन बरबीघा में तो कुछ नहीं हुआ। बरबीघा में सर सत्ता के ही विधायक हैं, सत्ता के ही सांसद हैं, उसके बावजूद जबकि जिस लोकसभा में बरबीघा आता है उस लोकसभा के सांसद को लोग विकास का महामानव कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बरबीघा का विकास नहीं हो रहा। विडंबना है। जो विधायक हैं उनको अपने आयुष से फुर्सत नहीं कि सोचें कि कहाँ क्या होना चाहिए, और विरासत में वोट लेते हैं। राजू बाबू के पोता हैं इस नाम पर। बाकी तो अभी हमारे इलाके में उन्होंने सैकड़ों की संख्या में चापाकल दिया। नियम है सरकार का कि चापाकल सार्वजनिक जगह पर दिया जाएगा। इसके बावजूद वो व्यक्ति के घर में गड़वा रहे हैं। आप समझ जाइए, कल इसकी अगर जांच होगी तो माननीय विधायक भी जाएंगे, जो उसके अनुशंसा को मान लेने वाले पदाधिकारी वो भी जाएंगे, और जिसके घर में गड़ा गया है वो भी चला जाएगा। कल ये जांच होने की संभावना आपको दिखती है सर? संभावना तो सब दिन दिखती है। अनेक बार ऐसी जांचें हुई है, कार्रवाई हुई है। वो आप अगर नहीं करेगी, सरकार कल नहीं करेगा, प्रशासन नहीं करेगा, तो उसके लिए न्यायालय बैठा हुआ है। हाईकोर्ट में लोग चले जाएंगे, लोग जागरूक हैं, वहाँ याचिका, पब्लिक याचिका दाखिल कर देंगे, वो कार्रवाई कर देंगे। तो व्यक्तिगत काम ठीक है आप कीजिए अपने समर्थकों के लिए, अपने सहायकों के लिए, लेकिन सार्वजनिक काम जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे वो तो कहीं दिखता नहीं है। 10 वर्षों से सुदर्शन जी हैं बरबीघा में, वो एक काम बतावे ना कि हमने एक या एक चिन्ह दे दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। जहाँ तक सांसद की बात है, सांसद अभी नए नए आए हैं, इसलिए अभी तो देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे। देखते देखते, परखते परखते नवादा के सांसद फिर वो किसी दूसरे लोकसभा के सांसद हो जाते हैं। अभी कितना दिन हुआ है उनको बने हुए? ये तो 1 साल से ऊपर। 1 साल से 1 साल 6 महीना और देखने दीजिए। 6 महीना के बाद मुखर होंगे। बीजेपी के आज तक जो भी सांसद बने नवादा से,
उन्होंने बरबीघा की उपेक्षा की है, चाहे और माने भोला बाबू से उठाइए और यहाँ तक चले आए। थोड़ा देख लेने दीजिए, थोड़ा परख लेने दीजिए, उसके बाद बोलेंगे। आप फिर पूछिएगा हमसे तो कहेंगे, टिप्पणी करेंगे। अभी नौसिखुआ इनको क्या कहिएगा, चुनाव लड़के तो कभी गए नहीं। तो राजनीति तो विरासत में इनको मिली है ना। हाँ, चुनाव तो हारते रहे, चुनाव लड़के के तो वहाँ पहुँचे नहीं, पहली बार पहुँचे, राज्यसभा में मेंबर थे, ठीक है। तो थोड़ा देख, विरासत में मिली है, बात सही है। सीपी ठाकुर के बेटे हैं, विरासत में मिली है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन ज़रा देख लेने दीजिए, थोड़ा ठहर के। अभी आपने कहा न्यायालय, तो न्यायालय भारत में सबसे बड़ा न्यायालय है माननीय उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भी कल जो घटना घटी है सर, वो जूता फेंकने का प्रयास, तो जब उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश जब असुरक्षित हैं, वो भी न्यायालय के अंदर, तो आम जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? क्या उनकी बातें सुनी जाएगी न्यायालय में? देखिए, राष्ट्रीय शर्म की बात है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम तो कह रहे हैं राष्ट्रीय शर्म की बात है कि आप देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन पर जूता किसने चलाया? एक वकील ने। वकील की उम्र कितनी थी? 71 साल। केवल उनका, मेरे समझ से उनका निलंबन कर देना, उनके लाइसेंस को रद्द कर देना, यह बड़ी कार्रवाई नहीं है। इसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर पर उस आदमी को दंडित किया जाना चाहिए कि भविष्य में इस किस्म की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो सुप्रीम, जिनके साथ ये घटना घटी, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने भी केवल सॉरी बोल देने से उस अधिवक्ता महोदय को माफ़ कर दिया। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। उन्होंने कर दिया तो सरकार कार्रवाई करे, सरकार सक्षम है इस कार्रवाई के लिए, करना चाहिए सरकार को कार्रवाई, कि कल कोई दूसरी बात नहीं घटे। ऐसे छोड़ देने का काम सॉरी करके होने से कल फिर दूसरी घटना घट सकती है। इसमें पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में मैसेज क्या गया? यही न गया कि भारत सभ्य देश नहीं है। पूरी दुनिया में भी न्यायालय में ऐसा नहीं है कि सब फैसले सही होते हैं, गड़बड़ फैसले भी होते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट का एक दूसरा वहाँ ढंग होता है, सभ्य लोग सभ्य ढंग से विरोध करते हैं। वकील साहब को अगर किसी मामले में उनसे एतराज़ था तो दूसरा ढंग वो अपनाते, वो कर सकते थे, लेकिन जूता चलाना ये छोटी घटना नहीं, इसको हम राष्ट्रीय शर्म में मानते हैं। बिहार में 20 साल से विकास की सरकार है, विकास के पुरुष हैं, विकास पुत्र हैं, सरकार चला रहे हैं। उसके बाद भी बिहार में शिक्षा की स्थिति ये है कि कुल जनसंख्या का मात्र 7% लोग ग्रेजुएट हैं। 37% के लोग, जो जनसंख्या लोग हैं, वो कॉलेज और उच्च विद्यालय का मुंह तक नहीं देखा है, ऐसा सरकारी रिपोर्ट है। फिर शिक्षा का विकास कहाँ हो रहा? विकास, बिहार में विकास की सरकार का क्या मतलब? देखिए, आश्चर्य है कि नीतीश जी ने पुल बनाना, सड़क बनाना ही विकास का मापदंड माना। पूरी दुनिया में माना जाता है कि पर व्यक्ति आय कितना बढ़ा, ये विकास का थर्मामीटर है दुनिया में। हमारे देश में वो थर्मामीटर आके ख़त्म हो जाता है, और ख़ास करके एनडीए की सरकार ने तो इसको तोड़ करके फेंक दिया। ये सेंटीग्रेड से नहीं नापते हैं बुखार, ये फ़ारेनहाइट से बुखार नापने लगते हैं, समझ गए। शिक्षा की तो दुर्गति नीतीश जी के जो राज में हुआ वो आज तक नहीं हुआ था। सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ, देखा ना आपने। और ऐसे शिक्षक लोग बहाल हो गए जिन शिक्षकों को पहाड़ा भी नहीं आता ठीक से 30 का तक पढ़ाने के लिए, वो बहाल हो गए। और उन सारे लोगों के बदौलत आप कौन सी शिक्षा दीजिए? शिक्षा का केवल बिल्डिंग खड़ा कर देना ये शिक्षा नहीं हो सकती है। शिक्षा का मतलब है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। मेडिकल का भी हाल खराब है, वहाँ भी स्थिति बदतर है, आपको बता दें।
इसके अलावे भी अगर कहिएगा तो रोजी रोजगार तो चौपट है बिहार में, कहीं कुछ नहीं है। बिहार के लोग अदर स्टेट में जाते हैं और वहाँ लांछित होते हैं, रोज अपमानित होते हैं। इन सवालों को हमारी पार्टी ने, प्रशांत किशोर जी ने मुख्यता से उठाया है। शिक्षा के सवाल को, पलायन के सवाल को, बेरोजगारी। एक जितना बांग्लादेश की आबादी है, पाकिस्तान की आबादी, उससे ज़्यादा तो भारत में बेरोजगारों की आबादी है, आप समझ जाइए। और सरकार इस दिशा में कुछ नहीं करती। पहले सरकार बेरोजगारों का भी सर्वे करवाती थी, उसका आंकड़ा आता था सामने। जब से मोदी जी की सरकार आई, ये बंद कर दिया गया। सर, रोजगार की बात करते हैं आप। जब यहाँ से लोग जा रहे हैं, जदयू और भाजपा के लोगों से पलायन पर प्रश्न किया जाता है, तो उनके प्रवक्ता कहते हैं कि यहाँ से लोग मजबूरी में पलायन नहीं कर रहे हैं, ये वो अवसर है। हम लोग विकास कर रहे हैं, अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्यों का भी विकास में हम बिहारियों का अहम योगदान है, इसलिए हम जाते हैं। हम मजबूरी में पेट पालने नहीं जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? उनकी इस मूर्खता पर सिर्फ हम हंस सकते हैं। उनकी ऐसी मूर्खता पर सिर्फ हम हंस सकते हैं। कुछ कहना तो मुनासिब नहीं। वो समझते हैं कि सारी दुनिया मूर्ख है जो बातों को नहीं समझती है, समझिए। हंसा जा सकता है। अगर यहीं मान लीजिए रोजी रोजगार की व्यवस्था हो तो कोई क्यों गुजरात जाएगा, क्यों महाराष्ट्र जाएगा, क्यों कर्नाटक जाएगा, आसाम, कश्मीर क्यों जाएगा और हमारा जाएगा? कोई ऐसा स्टेट हिंदुस्तान का है जहाँ बिहारी काम नहीं कर रहे हैं जाकर के मजदूरी के रूप में? क्यों जाएंगे वो? अपना घर परिवार, बूढ़े माँ बाप, पत्नी, बच्चों को छोड़ करके कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता है। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण जवाब है उनका, और इस पर हंसने के सिवा और कुछ नहीं है। कम से कम शर्मिंदा तो इनको होना चाहिए ऐसे जवाब देते हुए। एक आखिरी सवाल है। भाजपा से जब नीतीश जी अलग हुए थे तो भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा था कि बिहार नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, यानी नीतीश कुमार शासक थे तो उसके प्रजा का भी डीएनए खराब है, जैसा शासक वैसा प्रजा। तो जब बिहार के डीएनए खराब पर प्रश्न उठा तो इन्होंने केस और बाल और नाखून ट्रक से भेजा था। उसके बाद जैसे ही वो आरजेडी को छोड़कर भाजपा में चले आए तो बिहारियों का डीएनए ठीक हो गया, या बिहारियों के गंदे डीएनए को नीतीश कुमार ने साबित कर दिया? नीतीश जी का तो नाम ही बदल गया, अब वो पलटू हो गए हैं, पलटू राम लोग कहते हैं। और नीतीश जी को पहले मैं समझता था कि ये आदमी वैचारिक तौर पर मजबूत आदमी है, लेकिन बाद के समय में उनकी फिसलन और स्खलन ने यह साबित कर दिया कि नीतीश कहीं से भी मजबूत आदमी नहीं है, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। अब रहा भाजपा की बात, तो भाजपा तो वॉशिंग मशीन अभी बनी हुई है। एक दिन पहले महाराष्ट्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया कि 7,000 करोड़ रुपया अजीत पवार जी ने लूटा है, घोटाला किया है, इन पर कार्रवाई होगी। और डायलॉग बोले चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। दूसरे दिन वो भाजपा में शामिल हो गए और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो आज चाल चरित्र चेहरा की पार्टी जो मानी जाती थी, उसका चेहरा भी अब दिख रहा है, चाल भी दिख रहा है, चरित्र भी दिख रहा है। कहीं से उस पार्टी में न चाल है, न चरित्र है, न चेहरा का कोई बात है। वो अवसरवादी हैं, वो अवसरवादी हैं। जब जहाँ अवसर जिस रूप में मिले उस अवसर का वो उपयोग करते हैं, उसमें कहीं भी नैतिकता नहीं बच गई है। और राजनीति जो है, राजनीति में खास करके लोकतंत्र में अगर लोक लाज नहीं है तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। और इस लोक लाज को भाजपा ने खत्म कर दिया। सर, एक आखिरी सवाल, भर बीघा में किसानों की स्थिति क्या है? बदतर है। भाजपा तो कहे थे कि हम इनकम दुगना कर देंगे। छोड़िए, इनकम दुगना क्या करेंगे? इन्होंने उन लोगों को समझा कि ये भी सामाजिक सुरक्षा वाले हैं तो 2-2 हज़ार दिया किसानों को।
6,000। हाँ 6,000 रुपया दिया। 6,000 में क्या होता है आजकल? आप भी किसान के बेटा हैं, आपके पिताजी भी किसानी करने वाले हैं, आप जरा समझिए तो इस बात को। अरे लोगों का इनकम बढ़ाने का मतलब होता था कि पैदावार बढ़ता, लोगों के इनकम बढ़ाने का मतलब होता है कि उर्वरक का दाम आप नीचे कर देते, अनुदान ज़्यादा देते, किसानों के जो उत्पादन है उस उत्पादन को कारखानिया जो सामान है उसके लगभग में आप पहुंचा देते। तो ये तो आपने किया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार 2 समय में अनाज खरीदती है, एक धान के समय में भी, दूसरा गेहूँ माने रबी के समय में खरीदती है। वह भी जो है बिचौलियों से खरीदा जाता है, आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं। और किसान बेचारा जो जाके बेचता है उसको पैसा कितना दिन में मिलता है ये भी पता आपको है। पहले अपने यहाँ 37 चीनी मिल था, तो चीनी के उत्पादन से हमारे इलाके में भी वारसलीगंज में चीनी मिल था। अब वहाँ सीमेंट की फैक्ट्री लग गई है कि सीमेंट के धुआं पीजिए और टीबी के मरीज बनिए, समझ रहे हैं। तो आपको कह रहा हूँ कि बरबीघाट का पूरा इलाका ईख उपजाता था, ईख बेचता था और उसको नगद पैसा मिल जाता था। आज तो पैसा कुछ नहीं है। हमारे इलाके में, शेखोपुर के इलाके में लालमी की खेती ज़बरदस्त होती है, वहाँ परवल की खेती होती है। आप समझिए कि परवल का लत जो होता है वो जाता है बरबीघाट से कहलगांव तक, साहेबगंज तक जाता है, दियारे के लोग ले जाते हैं। और हमारे यहाँ जो परवल बिकता है उसका कोई जोर, परवल उपजता है उसका कोई जोर नहीं है, लेकिन एक स्टोरेज नहीं है सरकार की ओर से। हमारे यहाँ आप समझिए कि लालमी जो होता है, एक दिन अगर जाइएगा तो लगेगा कि ये 35 रुपये किलो बिक रहा है, दूसरे दिन जाइएगा तो 10-15 रुपये किलो पर आ जाता है, क्योंकि सड़ने वाली चीज़ है, उसको रखने की कोई व्यवस्था नहीं। जो भी पिछले इतने दिनों से नुमाइंदा रहे हैं उन्होंने कभी इस पर सोचा ही नहीं, कभी विचार किया ही नहीं। बराबर हम लोग इस सवाल को उठाते रहते हैं, अपने स्तर से भी उठाते रहते हैं, सरकार के स्तर पर भी बातों को ले जाते हैं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी बातों को रखते हैं। लेकिन सरकार का काम जो है वो केवल है कि चकाचक ऊपर से करो, भीतर से मोकामा घाट रहे। अपने यहाँ कहावत है ना, ऊपर से चकाचक, हाँ फिटफाट ऊपर से है और नीचे से मोकामा घाट। तो वही स्थिति है कुल मिला के, आप समझ जाइए। इस सरकार को निश्चित तौर पर जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं, बिना इसके गए हुए कोई काम नहीं हो सकता। अभी आप जन स्वराज नेता बरबीघाट के भावी प्रत्याशी तो सुन रहे थे शिव कुमार जी को। शिव कुमार जी का कहना है कि बरबीघाट की स्थिति बद से बदतर है और जब तक वर्तमान सुशासन की सरकार नहीं जाएगी, जन स्वराज की सरकार नहीं आएगी, तब तक बिहार में विकास की संभावना नहीं है और यहाँ के युवा बाहर जाकर के पिटते रहेंगे। पिटने से बचने के लिए, अपने और अपनों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए जन स्वराज का साथ दें, ये नेताजी का कहना है। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।